So, hello students. So we are going to start with the topic that is fluid mechanics, right? So what is fluid mechanics firstly? तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में तो वर्ड आता है फ्लूइड। तो जब वर्ड आएगा फ्लूइड तो इसका मतलब हम ऐसे बात करेंगे फ्लूइड जो है फ्लूइड फ्लूइड हमेशा फ्लो करता है अंडर इट्स ऑन वेट, फ्लोज अंडर इट्स ऑन वेट। वो अपने वेट से ही फ्लो करता है। ये हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि वो शेयर स्ट्रेस को नहीं सहता। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल वाटर को, अगर मैं पानी को ऐसे फेंक दूं, ठीक है, ग्लास लिया पानी को फेंक दूं, तो आपने देखा होगा कि वो मतलब कि ऐसे नहीं है कि जैसी ग्लास कंटेनर के अंदर शेप थी वैसी शेप में नहीं रहता। वो पानी जो है वो मतलब हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ जाती है, उसके ऊपर वाली लेयर और आगे बढ़ती है। तो जो ग्राउंड को टच करके उसके ऊपर वाली लेयर्स जो है वो ऊपर वाली लेयर्स को आगे के आगे बढ़ाती जाती है। तो मतलब कि उसमें शेयर स्ट्रेस नामक कोई रेजिस्टेंस होती नहीं है। सो वी कैन से इट कैन नॉट रेजिस्ट shear stress, राइट। सो अब हम जो पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे जो फ्लूइड हमने पढ़नी है अभी, उसमें हमने कुछ कंडीशंस पहले अज्यूम कर रहे हैं, प्री अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लूइड जो होगा वो होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, राइट। और क्या होना चाहिए कि इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, नो फ्लूइड फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, मतलब कि जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होती है ना बेटा, फ्लूइड में हम वर्ड यूज करेंगे विस्कोसिटी, तो इसमें देयर विल बी नो विस्कोसिटी। तो गाढ़ापन कह दो, विस्कोसिटी कह दो, फ्रिक्शन फोर्स कह दो, ये होनी भी चाहिए। अब हम ये बेसिक कंडीशन याद रखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड जो है वो कैसी कैसी होनी चाहिए, फ्लूइड जो है वो फ्लो करना चाहिए अपने वेट से, वो कोई शेयर स्ट्रेस को नहीं सहता, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और उसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। तो हमने जो पढ़ना है आज के लेक्चर में, तो अगर हम बात करूं फ्लूइड को मैं बाइफिकेट करूं, तो फ्लूइड को हम ऐसे बाइफिकेट कर सकते हैं कि फ्लूइड जो है, ठीक है, इट मे बी अ स्टैटिक और इट मे बी अ डायनामिक, राइट। स्टैटिक हो गया जिसमें कि फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड, और डायनामिक फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्लूइड को भी अगर मैं बात करूं दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आएगा दैट इज एक्सेलरेटेड फ्लूइड, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो एक्सेलरेटेड फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो है इसमें रेस्ट पे ही है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड में जब हम बात करेंगे तो मतलब कि कंटेनर जो है वो चल रहा है, और कंटेनर के अंदर पानी जो है वो कैसा है, वो मतलब कि फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्लूइड जो है, फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले पॉइंट्स पे, अब मैं दूसरे वाले पॉइंट पे बोलूं तो यहाँ पे फ्लूइड को रेस्ट पे रखना है, एट रेस्ट। यहाँ पे कंटेनर भी रेस्ट पे होगा और फ्लूइड भी रेस्ट पे होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मान लेते हैं। इसमें दोनों के दोनों ही रेस्ट पे हैं। यहाँ पे फ्लूइड को रेस्ट पे दिखा दिया हमने, और कंटेनर को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं। और दूसरे वाले केस में हमने मान लिया कि फ्लूइड भी रेस्ट पे है और कंटेनर भी रेस्ट पे है। अब दूसरे वाला जो है वो क्या है, दैट इज डायनामिक, मतलब डायनामिक मतलब जहाँ पे फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, फ्लूइड का फ्लो दिखाना है। तो अब अगर मैं बाइफिकेट कर ही रहा हूँ इसको, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फ्लूइड एक्सेलेटेड वाले में जो हमने पढ़ना है, तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और कौन सा आएगा, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी इसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसकी कैटेगरी के अंदर ही आता है, ठीक है, राइट। और क्या आएगा ये यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में,
दैट इज रेस्ट, तो ये दोनों के अंडर ये वाली बन सकती है। अगर मैं बात करूं डायनामिक में, तो डायनामिक में हमने जो पढ़नी है दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फर्स्टली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और दूसरा जो हमने पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज इक्वल टू बर्नौलिस प्रिंसिपल, राइट, इस फॉर्म में। क्लियर, बर्नौलिस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी वर्ड आपने सुन रखा है। डेंसिटी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मास का क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब अगर बात करूं मैं डेंसिटी वाटर की कितनी रहेगी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो फिक्स रहती है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, और इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 लीटर में कितना वाटर का लेवल रहेगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर रहेगा, और वी कैन से 10 इसको बेटा ऐसे कर दो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लीटर जो है, 1 लीटर जो है उसमें क्या कह सकते हैं, 1 लीटर वाटर, मतलब हम कह देते हैं इसको 1 केजी के इक्विवेलेंट आ जाता है। मतलब जो उसमें मतलब मेजर करने वाला डिवाइस होता है, आपने देखा होगा, जिससे वो डालते हैं, दूध डालते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि 1 लीटर। ठीक है, तो तोलता थोड़ी ना उसको, तो वो तो मेजर कर लेता है कि अच्छा 1 लीटर जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 केजी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इसको डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कुछ टर्म्स जो आपने याद रखनी है, मरकरी की डेंसिटी जो होती है उसकी भी वैल्यू फिक्स रहती है, दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जिसको कि हम कह देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब बेटा यहाँ पे अपने ये सारा का सारा लोअर क्लास वाली टर्म ही चला रहे हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है? डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एनोमलस बिहेवियर होता है जिसमें कि तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो इसी पॉइंट पे रहती है। तो ये अगर मैं बात करूं इस पे, तो बेटा यहाँ पे जो ये रिलेटिव डेंसिटी है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और अगर मैं बात करूं, ये एक यूनिटलेस है, राइट, इट इज यूनिटलेस, इसके कोई यूनिट नहीं रहते, राइट। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसी को कंटिन्यू करूं, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि नेक्स्ट इसी के साथ देखो, अभी हमने पढ़ा जैसे डेंसिटी, तो इसी में बेटा एक नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ सकते हैं दैट इज प्रेशर, जो कि इसका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है। तो प्रेशर को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस है, तो अगर मैं बात करूं ये जो सरफेस होगा ना, ये जो सरफेस है, इस पे मैंने कहा कि एक फोर्स लगा दी मैंने यहाँ से, फोर्स दी इसको, पर्टिकुलरली मैंने कहा इस डायरेक्शन पे मैंने फोर्स दी थीटा एंगल के साथ, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल के साथ मैंने एक फोर्स दे दी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स दे रहा हूँ, एफ फोर्स दे रहा हूँ थीटा एंगल के साथ, राइट, एफ फोर्स दे रहा हूँ किसके एंगल के साथ? थीटा एंगल के साथ। तो मैंने यहाँ पे जो फोर्स लेनी है वो कैसी होनी चाहिए? प्रेशर का फॉर्मूला जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रेशर का फॉर्मूला जो होगा दैट इज एफ, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, डिवाइड बाय एरिया, एफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एरिया।
तो ये आपने बेसिकली लर्न करना है, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपने याद ऐसे करना है, प्रेशर इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और वो कौन सा कंपोनेंट लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ऐसे लिखना है कि डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be perpendicular to the surface, will be perpendicular to the surface, राइट, इस फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हमारे सिर पे जो है 24 घंटे एक प्रेशर बना रहता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बड़ी ज्यादा कमाल की वैल्यू है, सुनने में बड़ी लगती है। तो इतना प्रेशर विश्वास मानो हर वक्त हमारे ऊपर बना रहता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो इतनी प्रेशर की वैल्यू हम 24 घंटे सहते हैं। अब अगर मैं बात करूं शेप्स के ऊपर, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कंटेनर है एक, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कंटेनर है। तो इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर मैंने अगर यहाँ पे फ्लूइड फिल कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे फ्लूइड फिल कर दिया, इसके बेस की ये वाली वैल्यू को मैंने मान लिया ए, ठीक है। अब मेरे पास एक और कंटेनर लिया मैंने सेम, जो कि ए साइज का ही है, ठीक है। इस बार मैंने इसको ऐसे रख दिया, और एक बार कंटेनर मैंने सेम ए का ही लिया और इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा टाइट कर दिया, राइट। अब अगर मैं बात करूँ तीनों कंडीशंस में, तो मैंने ये लेवल फॉर एग्जांपल तीनों का सेम रखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बेस ए ही है, ठीक है, बेस मैंने तीनों का ए ले लिया, और इसको मैंने अगर प्रेशर नीचे डिवाइस लगा दी जिससे हम प्रेशर को मेजर करें, तो मैंने क्या देखा, तीनों में प्रेशर जो है ए, बी और सी। तो प्रेशर जो ए पे था वही प्रेशर बी पे था और वही प्रेशर सी पे था। तो प्रेशर ये कैसे हो सकता था कि तीनों पे सेम हो, क्योंकि पानी का लेवल जो है तीनों में अलग अलग है, किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो बेटा यहाँ पे देखो जो प्रेशर हमें मिल रहा होता है ना, एक तो वो वाटर के करके मिल रहा है, दूसरा इन वॉल्स के करके भी मिल रहा होता है, इन वॉल्स के करके भी मिल रहा होता है। तो यहाँ पे देखो एक लॉजिकली टर्म्स है, मैंने तीनों में एक एरो लगा दी है। तो वॉल्स जो है वो भी एक प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होती है वो कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर जो है दोनों साइड से ऐसे बन जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, राइट, दो कंपोनेंट्स में टूटेगा। इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए कैंसिल करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका वेट तो mg आ ही रहा था नीचे की तरफ, और इसके साथ ये वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल वेट जो होता है वो इस हिसाब से ऐड ऑन होता है कि जैसे कि इसका जो mg वेट था, ठीक है, इसका जो m1g प्लस f जो आएगा, मतलब कि इनका जो नेट वर्टिकल फोर्स प्लस m1g, फॉर एग्जांपल इसका मैं m1g मास मान लेता हूँ, वेट मान लेता हूँ, वो इस हिसाब से जुड़ेगा कि इसके नेट जो वेट होगा वो m1g के इक्वली बनेगा, और प्रेशर जो है वो इक्वलाइज कर देगा किसके, बी के इक्विवेलेंट कर देगा। सिमिलरली इस वाले पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लग रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो इसका मान लेते हैं m2g। अब यहाँ पे लॉजिकली देखो अगर मैं सिर्फ पानी का भार देखूं तो पानी का भार इन तीनों केसेस में सबसे ज्यादा इसी केस में है, तो ये इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था लॉजिकली। पर साइड वॉल क्या कर रहे हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं तो वो उसको रिजोल्व करवा देते हैं इस फॉर्म में। तो इसके भी साइड वॉल्स का यहाँ पे एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक साइड पे लग रहा होगा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गया। तो नेट फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में है। इस बार देखो सारा का सारा मैक्सिमम भार नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब अगर ये mg बनना चाहता है तो इसको m2g को mg तक आने के लिए कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो वो माइनस कौन करवा रहा है, साइड वॉल्स करवा रही हैं। तो इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और नीचे की तरफ क्या आ गया, दैट इज m2g। तो नेट भार जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका m2g माइनस वर्टिकल, तो विच इज इक्वल टू mg। तो प्रेशर जो है वो इसका भी क्या बन जाता है, इक्वली हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हमें लगता है कि इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, पर ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब अगर मैं इसकी शेप्स इस फॉर्म में ले लेता, फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए ये वाली शेप है, ठीक है, और इसकी शेप भी मैं ऐसे ले लेता, देखिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शेप जैसी मर्जी ले लूँ, शेप जैसी मर्जी ले लूँ, तो मेरे को एक चीज पता करें, इसकी हाइट मेरे को पता ना h, एरिया जैसा मर्जी ले लूँ, एरिया चाहे छोटा लूँ चाहे पतला लूँ चाहे मोटा लूँ,
जैसा मर्जी एरिया हो। तो मेरे को एक चीज पता है, इसकी डेंसिटी और इसकी हाइट, इसी फैक्टर के ऊपर ये प्रेशर डिपेंड करेगा, दैट इज रो जी एच, और किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको हम कहते हैं प्रेशर जो है वो किसके करके आ रहा है, प्रेशर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, मतलब वाटर का होगा तो वाटर के करके है, इसके अंदर हम कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एड ऑन नहीं कर रहे। तो मरकरी, ये वाला प्रेशर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्रेशर के बाद आता है सबसे पहले बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो कि आपका क्या डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस आए थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मरकरी टब लिया था, ठीक है। मरकरी टब से पहले और भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वाटर के साथ, जैसे कि, ठीक है। तो वाटर के लिए क्या किया गया था कि टॉरिसली और ऐसे वाले साइंटिस्ट जितने भी थे, उन्होंने मतलब कि एक वॉल ली, जो घर की दीवारें होती हैं, उसके ऊपर ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब देखो, मैं तो आपको सिंपली रिजल्ट के साथ सारा का सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे मानो कि आप लोगों को प्रेशर पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो होती है fixed value. This is 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल। फॉर एग्जांपल यू नो दिस वैल्यू, कि हाँ इतनी प्रेशर की वैल्यू होती है। प्रेशर मतलब कि 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल, इतनी प्रेशर की वैल्यू होती है। अब प्रेशर का फॉर्मूला भी पता है, एच रो जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट किया एच जी के साथ, और दूसरा मैंने किया वाटर के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी फॉर मरकरी एच जी के लिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, एच फॉर मरकरी, डेंसिटी मरकरी इंटू जी, राइट। प्रेशर मरकरी का, प्रेशर मरकरी के लिए भी सेम ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मिल रहा होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, विच इज इक्वल टू हाइट मरकरी की हमने निकालनी है। फॉर एग्जांपल कितनी हाइट लगनी चाहिए, डेंसिटी मरकरी की हमने पीछे पड़ी है 13.6 इंटू 10⁵ ठीक है, 13.6 इंटू 10⁵ इंटू 10, राइट। तो इस फॉर्म में कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस पे वाटर पे, तो वाटर पे 1.013 इंटू 10⁵ पी की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू हाइट हमने निकालनी है वाटर के केस में कितनी लगनी चाहिए, इंटू डेंसिटी, वाटर की होती है 10⁵, तो यहाँ पे भी 10⁵ आएगा, ठीक है, 10⁵ आएगा इंटू 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एच वाटर के केस में कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 10⁴ और ये 10⁵, यहाँ पे भी 10⁴ और ये 10⁵, मतलब 10 बच गया। यहाँ पे भी कितना बच गया, 10 बच गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10.13 डिवाइड बाय 13.6, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ 1.013 इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू एच वाटर, क्योंकि नीचे डिवाइड करने वाला तो कुछ और है ही नहीं है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 10.13, ये आ गई एच की वैल्यू। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.76, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसकी हाइट जो है वो इतनी लंबी चाहिए, 10 मीटर की पाइप लगानी पड़ेगी हमें, अगर हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पे देखो कितनी छोटी पाइप लगानी पड़ी, 0.76 मीटर की पाइप लगानी पड़ी। तो कौन फायदे का सौदा दे रहा था, तो ये फायदे का सौदा दे रहा था। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे मतलब कि काफी एक्सपेरिमेंट किए, कभी मर्करी ली, कभी वाटर लिया, कभी कोई और मतलब लिया, अल्कोहल लिया, ऐसे अलग अलग तरह से उन्होंने फ्लूइड लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और देखा कि जो सबसे अच्छा मतलब कि बेस्ट रिजल्ट आया, तो हमें जो कम हाइट का चाहिए था वो मरकरी दे रहा था। तो मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी इजी लग रहा था, तो मरकरी को एक स्टैंडर्ड मान लिया बैरोमीटर में, मतलब कि प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस। तो इसके बाद कुछ और डिवाइसेस बने, जो कि हम कह देते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर नाम से हम जानते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या था, ओपन ट्यूब मैनोमीटर जब भी नाम आ गया तो आप ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसी मर्जी शेप हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक होल कर देता हूँ छोटा सा, फिर दूसरा होल कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको यू शेप देके ऐसे, राइट, इसको इस फॉर्म में बना दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने गैस फिल कर दी, ठीक है। और इसके इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे क्या किया, मरकरी भर दी। फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लूइड भर दिया, मैं स्टैंडर्ड मरकरी मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मरकरी फिल कर दी, तो मैंने क्या देखा, मरकरी जो है यहाँ से नीचे में जब भेज रहा था, इस पॉइंट पे आके रुक गई, इस पॉइंट पे आके रुक गई। तो यहाँ पे इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर जो होगा, क्या यही प्रेशर ऑफ गैस होगा, राइट। इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर किसका होगा, गैस का प्रेशर होगा।
और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्या हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर का लेवल और इस पॉइंट का लेवल क्या सेम होगा? अगर मेरे को ये हाइट पता है h है, और यहाँ पे जो प्रेशर इसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा होगा उसको मान लेते हैं पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या मैं इस पॉइंट का प्रेशर ए और इस पॉइंट का प्रेशर बी, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये सेम होंगे? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस ही हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि यहाँ पे गैस ही तो है, गैस के प्रेशर के करके तो रुक रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर ऑफ गैस निकालनी है, दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर जो बी पे होगा, तो बी पे प्रेशर कितना है? दैट इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस एच ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी। जो भी बेटा आपने फ्लूइड यूज किया उसकी डेंसिटी लेनी है, समझ रहे हो? जो ऊपर मतलब कि ज्यादा हाइट पे है उसकी डेंसिटी लेनी है, तो डेंसिटी ऑफ एम ले दिया, एम यहाँ पे मर्करी है, सो यहाँ पे पी गैस जो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस पी ए, इसको हम दोनों का डिफरेंस को कह देते हैं गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। और ये जो गॉज प्रेशर होता है ये किसके इक्वल होता है? एच डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी। तो ये सिंपल सी टर्म है जो आपको याद रखनी है राइट। अब इसके बाद देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, तो आप लोगों ने देखा होगा ब्लड प्रेशर जो है वो कहाँ पे ज्यादा होगा? ब्लड का प्रेशर कहाँ पे ज्यादा हो सकता है? पीठ पे ज्यादा होगा या ब्रेन पे ज्यादा होगा? ठीक है, तो अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी मानते हैं, तो कौन सा आंसर आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले? तो मैक्सिमम बच्चे अपने दिमाग में ब्रेन को लेके आएंगे, ठीक है, कि प्रेशर जो है वो ब्रेन पे ज्यादा होगा क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है, पर एक्चुअल में हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, सर्कुलेटिंग बॉडी है, हार्ट जो है वो क्या कर रहा होता है? वो क्या कर रहा होता है? वो पंप कर रहा होता है बेसिकली। तो हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को, तो हार्ट से लेके अगर मैं बात करूं हमारे फीट की हाइट, तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रेन के, ठीक है। तो ब्रेन के, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो ब्लड का होगा वो फीट पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रेन। सो ये एक छोटे छोटे बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, राइट राइट। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और बेसिक एग्जांपल्स की, जैसे कि मैं बात करूं डैम की, तो आपने देखा होगा कि डैम की जो स्ट्रक्चर होता है ना, डैम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ऐसे बन के, तो ऐसे नीचे से इसको बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो क्यों स्ट्रॉन्ग किया जाता है? क्योंकि अब हमें पता है, यहाँ पे देखो इस फॉर्म में बनाया जाता है डैम का बेसिकली स्ट्रक्चर, जो वॉल होती है ना, साइड वॉल होती है, वो इस फॉर्म में तैयार की जाती है, राइट, इस फॉर्म में तैयार की जाती है, ये साइड वॉल्स होती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि नीचे जो है वो साइड वॉल्स मोटी करनी पड़ रही है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला वो क्या होता है? एच रो जी। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो होगा डेप्थ पे सबसे ज्यादा होगा। वाटर का जो प्रेशर होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा? डेप्थ पे ज्यादा होगा। तो यही कारण रहता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो थोड़ी सी इस फॉर्म में बनाई जाती है, सो दैट प्रेशर, क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो करके हमारा स्ट्रक्चर जो डैम का होता है वो भी इस फॉर्म में बना होता है। तो आपको ये भी कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डैम की शेप जो है वो ऐसी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, या थोड़ी सी कर्व्ड होनी चाहिए नीचे से? तो कर्व्ड होनी चाहिए। क्यों कर्व्ड होनी चाहिए? क्योंकि प्रेशर की यहाँ पे ग्राउंड पे या डेप्थ पे मैक्सिमम होगा, डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करती जाएगी। अब इसको मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको थोड़ा कंसेप्चुअल फॉर्म में बताऊंगा और न्यूमेरिकल फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि इसके बड़े अच्छे अच्छे तबाही तबाही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर और कैसे कैसे इसको करना वो देखिए अब, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे एक कंटेनर लिया मैंने, राइट, इसकी लेंथ मैंने मान ली h, ये l, इसकी मैं लेंथ मान लेता हूँ l, राइट, लेंथ l मान ली, और फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि इसकी ये वाली हाइट मान ली मैंने h, और ये मान ली मैंने l माइनस h, राइट। तो मैंने कहा कि मैं इसको इस पॉइंट से टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सिंपल सा करते हैं, टॉर्क प्रोवाइड करने वाला अगले वाले कंसेप्ट में ले आते हैं, चलो, ठीक है।
तो ऐसे मान लेते हैं प्रेशर की वैल्यू जो है वो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि जैसे से हम नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या फोर्स की वैल्यू कैसे इसके ऊपर इफेक्ट करती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये एल मान लेता हूँ और ये स्क्वायर ले लिया, एक जनरल एग्जांपल ये स्क्वायर बेस, ठीक है, इसका ले लिया जो कि ए के इक्वल है। ठीक है, 3D पिक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ऐसे बनेगा और इसका जो साइड वॉल होगी कुछ ऐसी बनती होगी। तो मैं इसका साइड वॉल का व्यू दिखा देता हूँ। इसका साइड वॉल जो होगा वो ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, मैं इस पे क्या करूंगा, इसकी हाइट एच हाइट पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा डी एच। राइट, इसकी साइड व्यू दिखा रहा हूँ, एच पे जाके डी एच बना दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं इसका एरिया मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला साइड तो हमारा स्क्वायर बेस है तो ए है, तो यहाँ पे भी ए है, तो दूसरी साइड भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। तो इसका मतलब स्ट्रिप का ए हो गया और ये डी एच हो गया, तो एरिया हो जाएगा ए इंटू डी एच। राइट, तो इसका मतलब फोर्स जो होगी, फोर्स विच इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, रो जी एच, और एच क्या है यहाँ पे, दैट इज एल, और एरिया क्या है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना, ए टाइम डी एच। राइट, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है, बेसिकली हमने जीरो से लेके एल तक निकालना होता है। तो दिस इज इक्वल टू रो जी एल ए, डी एच का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एच। राइट, डी एच का इंटीग्रेशन आ जाएगा एच। राइट, तो ये बन जाएगा यहाँ पे हम्म तो यहाँ पे एच आएगा बेटा, एल नहीं आएगा, ये रो जी एच डी एच आएगा। तो यहाँ पे इसका फिर इंटीग्रेशन एच स्क्वायर बाई टू, मतलब एल स्क्वायर बाई टू ही बन जाएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बाई टू बनना था, एच इंटू डी एच का इंटीग्रेशन एच स्क्वायर बाई टू, तो एल जीरो टू एल है तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। तो इस फॉर्म में बन जाएगा। तो बेटा इसको लिखने का तरीका देखो अब क्या हो सकता है। अगर ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं कि एफ जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रो जी एल डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय ए इंटू एल। ठीक है, ए इंटू एल। अब ये जो ए इंटू एल है, ये जो ए इंटू एल है, इसको मैं सर्कल करके लिख सकता हूँ एरिया। ये बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये किसका एरिया है, एरिया वॉल का है। और ये किसकी टर्म है, दैट इज प्रेशर है। और कैसा प्रेशर है, ये एवरेज प्रेशर है। तो बेसिकली अगर आपने फोर्स को रटना है तो कैसे रटना है, आप याद रखो ऐसी वाली कंडीशन के लिए फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, दिस इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया किसका, वॉल का, एरिया ऑफ वॉल। तो आपने बेसिकली ये लर्न करना है कि फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल होगी, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब जहाँ पे फोर्स कहाँ पे ज्यादा लगती है, जहाँ पे मतलब कि जैसे जैसे ये डेप्थ पे जाएगा प्रेशर बढ़ता जाता है। सो क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो बेटा अब इसी प्रॉब्लम में अगर आपसे ऐसे कह दें कि आपने टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है राइट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसके टॉर्क की वैल्यू, एक सेकेंड। तो अगर हम निकालना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो सिंपल है कि टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस या एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अबाउट टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, क्या ये टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टी टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, दैट इज एल माइनस एच। एल माइनस एच हमने निकालना पर टोटल है जीरो से लेके एल तक। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, दैट इज जीरो टू एल। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया
तो df की वैल्यू दैट इज इक्वल टू रो जी ए, राइट, रो जी ए, फोर्स की वैल्यू जो अभी पीछे लिखी थी हमने, रो जी ए, रो जी ए एच डी एच, रो जी ए एच डी एच। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल एच माइनस ये बन जाएगा एच स्क्र इंटू डी एच, राइट, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेट करने पे 0 टू एल तक, तो ये बन जाएगा रो जी ए, एच का इंटीग्रेशन एच स्क्र बाई 2 पहले वाले में, तो ये लिमिट पुट करेंगे तो ये एल क्यूब बाय 2 माइनस ये वाली लिमिट पुट करेंगे एच क्यूब बाई 3, तो एल क्यूब बाई 3 बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा रो जी ए एल क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1 और डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया आपके पास आंसर इसका, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, राइट। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे शेप्स की, तो जैसे मैंने डैम के लिए बोला है, ठीक है, डैम के लिए बोला था यहाँ पे, तो इसी तरह की शेप्स ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, आप लोगों के पास कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपली, तो ऐसे मान लेता हूँ कि ये हमारे पास ऐसी एक बॉडी ली, ठीक है, और इसके यहाँ पे पूरी तरह फ्लूइड फिल कर देते हैं, राइट, इसके यहाँ पे फ्लूइड फिल कर देते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड फिल कर दिया हमने लाइक दिस, ओके। तो फ्लूइड फिल कर दिया, तो यहाँ पे फ्लूइड फिल कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे फ्लूइड फिल कर दिया, ठीक है, फ्लूइड ही फ्लूइड कर दिया, फ्लूइड ही फ्लूइड कर दिया, फ्लूइड ही फ्लूइड कर दिया, फ्लूइड ही फ्लूइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि मैंने, अगर मैं बात करूँ अगर ये ऐसी शेप है, तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे ये अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालनी है, इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालना है, तो अगर इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालना है तो हमें पता है कि इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि अगर मैं बात करूं फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगा रहा होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे, क्या ये एक दूसरे को काट रही होगी फोर्सेस, ठीक है, तो फोर्सेस काट रही है, तो इस पॉइंट पे मिलने वाला टॉर्क जो है वो कैसा होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, टॉर्क 0 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। अगर ये हेमिस्फीयर ले लें फॉर एग्जांपल, तो ये हमेशा सेंटर पे ही मतलब कि लगेगी, मतलब कि जितनी फोर्स है वो सारी की सारी सेंटर पे एक्ट कर रही होंगी, और नेट फोर्स इसका जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 0 होना चाहिए। पर अगर मैं इस क्वेश्चन को टफ कर देता, अगर मैं इस क्वेश्चन को कहता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये बेटा टिपिकल प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मैं कह देता कि इस पॉइंट पे फोर्स निकालो, तो बेटा फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब ये सोच रहे होगे बेटा कि फोर्स की वैल्यू क्यों 0 नहीं आएगी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि सारी की सारी तो आप कह रहे हो कि सेंटर से कट करके जा रही हैं, ठीक है, तो नेट टॉर्क जो है वो 0 बना रहा है उसके करके। बट बेटा यहाँ पे एक समझने वाली चीज समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स जो है, ऊपर लगने वाला प्रेशर जो है और नीचे लगने वाला प्रेशर क्या सेम है कि अलग अलग है? तो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि प्रेशर जो है, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू ऊपर लगने वाली फोर्स। तो इसका मतलब कि यहाँ पे नीचे लगने वाले कंपोनेंट्स की फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा, वो जो है रिजल्टेंट कुछ ना कुछ फोर्स इस पॉइंट पे दे रहा होगा, ठीक है। वो कितनी दे रहा होगा वो आपका होमवर्क है, ट्राई करना है, ठीक है, तो ट्राई करना है, ये जेई वाले बच्चों के लिए है बेसिकली, तो ये ट्राई करना बेटा। तो अगले लेक्चर में जब भी बनाऊंगा तो उसके सोल्यूशन बनाऊंगा, जो जो आपको होमवर्क दूंगा इस लेक्चर में, सो दैट आप ट्राई करो थोड़े से। तो इसके बाद देखो, फॉर एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैं दो तरह के फ्लूइड फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इस फॉर्म में, तो मैंने फ्लूइड फिल कर दिए यहाँ पे दो, ठीक है, दो फ्लूइड फिल कर दिए। तो पहले मैंने यहाँ पे फ्लूइड फिल किया और एक फ्लूइड यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। इसकी हाइट मान लेते हैं h और इसकी भी हाइट मान ली हमने h,
ये भी डेंसिटी मान ली रो और इसकी डेंसिटी मान ली 2 रो, तो बेकार सा क्वेश्चन है। तो मैं अगर बात करूँ इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो कितना प्रेशर मिल रहा होगा इसको इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे इसने प्रेशर निकालना है, तो इसका मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पी, दैट इज इक्वल टू एच रो जी। तो एच यहाँ पे कितना है, एच रो जी, प्लस ऊपर भी एच है यहाँ तक, तो ये क्या आ जाएगा, एच रो कितना 2 रो इंटू जी। सो नेट प्रेशर इस पॉइंट पे जो मिल रहा होगा वो इसके इक्वल बन जाएगा। बेकार क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आओ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये वाली शेप ले लेते हैं। थोड़ा सा प्लस में जाएगा क्वेश्चन, पर कंसेप्ट बड़ा सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल फिर से, यहाँ पे इसकी लेंथ मान ली हमने एल लेंथ है, राइट। तो ये स्टॉपर लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एल लेंथ है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो थी वो फॉर एग्जांपल रो है, और यहाँ पे एक फ्लूइड फिल किया है जो कि 2 रो का है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे फ्लूइड फिल कर दिया हमने जो कि अलग अलग डेंसिटीज के हैं, यहाँ पे भी अलग अलग डेंसिटीज के हैं, तो ऐसे फ्लूइड फिल कर दिए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ प्रेशर जो है, मैंने एक चीज तो समझा दी आप लोगों को कि प्रेशर की वैल्यू जो होगी इस पॉइंट पे, जो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट पे मैंने इसको बी पॉइंट मान लिया, तो प्रेशर क्या ए पे वो इक्वल होगा प्रेशर जो है बी पे। अगर ए का प्रेशर बी के इक्वल है तो ऐसे मान सकते हैं रो एल जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू रो एल जी, ठीक है, 2 रो एल जी। पर अगर मैं स्टॉपर को हटा दूं यहाँ से, सॉरी ये हटाने के बाद इक्वल होगा, अगर मैं स्टॉपर को हटा दूं, तो हमें पता है कि अगर जैसे मैं स्टॉपर को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये स्टॉपर लिया और मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया बाहर, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, कैसे मैं मान सकता हूँ कि जो बड़ी डेंसिटी वाला होगा वो इसको सप्रेस करेगा और ये सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्लियर है। मतलब इस हाइट से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाएगा, अपने लेवल से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये एक्स ऊपर जाएगा, और ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, राइट। ये एक्सट्रैक्शन इधर शिफ्ट करेगा और ये एक्सट्रैक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो हाइट बचेगी वो बचेगी फ्लूइड, जो रह जाएगा वो एल माइनस एक्स का, और यहाँ पे एल प्लस एक्स रो जी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू एल प्लस एक्स रो जी, दिस इज इक्वल टू प्रेशर इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल माइनस एक्स इंटू 2 रो जी, राइट। रो जी कट गया, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2l माइनस 2x इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो l इज इक्वल टू 3x, राइट, इस फॉर्म में। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3x, क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x की वैल्यू दैट इज इक्वल टू l डिवाइड बाय 3। बाकी चेक कर लेना इसमें डेंसिटीज वगैरह की वैल्यू के साथ कैलकुलेशंस। अब इसके बाद देखो, अगर मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता, राइट, 3 फ्लूइड वाला ले लेता, 3 फ्लूइड वाला लेता, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने कहा कि इस फॉर्म में ले लिया, राइट, ये लिया इस फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टॉपर लगा दिया, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने फ्लूइड फिल कर दिया एक यहाँ पे, ठीक है, और एक फ्लूइड फिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तीसरा फ्लूइड फिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने कहा इसकी लेंथ जो थी वो एल है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो भी एल है, और ये वाली लेंथ भी एल है। अब डेंसिटीज मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी मान ली मैंने फॉर एग्जांपल रो, ये आ गई 2 रो और ये आ गई 3 रो, ठीक है। स्टॉपर को रिमूव कर दो, जब मैं स्टॉपर्स को रिमूव करूंगा तो आपने ये बताना है कि ये कितना डिस्प्लेस करेगा, फ्लूइड कितना डिस्प्लेस करेगा। तो सबसे पहले तो मैं स्टॉपर्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये रिमूव कर दिया, और यहाँ से ये वाला स्टॉपर भी रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो दोनों स्टॉपर रिमूव कर दिए। अब इसका मतलब यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, वो शिफ्ट कर देगा। अब जैसे ही वो शिफ्ट करेगा, अब ये कम डेंसिटी वाला तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये एक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, जब ये एक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो इसका मतलब ये वाला फ्लूइड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट किया होगा, एक्स यहाँ पे शिफ्ट किया
और ये वाला जो ग्रीन कलर का फ्लूइड है वो एक्स यहाँ पे शिफ्ट किया होगा, राइट, वो एक्स यहाँ पे शिफ्ट किया होगा। और वी कैन से कि ये जो ब्लू कलर वाला फ्लूइड है जो मैंने ऊपर शिफ्ट करवाया एक्स के साथ, मैं यहाँ पे एक्स को शिफ्ट करवाने की जगह मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि ये एल ही ऊपर गया होगा और ये एक्स नीचे की तरफ दूसरा वाला फ्लूइड एंटर कर गया होगा जो कि ग्रीन कलर का है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, हमने एक चीज पढ़ी है, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट, ए का प्रेशर बी पॉइंट के इक्वल होगा, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एल रो जी, क्योंकि ये जो फ्लूइड ऊपर की तरफ शिफ्ट किया वो कितनी डेंसिटी का था, रो डेंसिटी का था। अब यहाँ पे जो ग्रीन वाला है वो इधर शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया, एक्स शिफ्ट किया, तो यहाँ पे इसका मतलब इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज एक्स, जो कि ग्रीन कलर का था। डेंसिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, 2 रो इंटू जी। दिस इज इक्वल टू प्रेशर बी पे कितना होगा, प्रेशर बी पे होगा दैट इज इक्वल टू एल माइनस एक्स। क्लियर, क्यों माइनस एक्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ शिफ्ट किया एक्स, राइट। एल माइनस एक्स इंटू 3 रो जी, 3 रो जी। क्लियर, तो एल माइनस एक्स इंटू 3 रो जी। तो इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि रो जी और रो जी कट गए, तो ये क्या बन गया, एल प्लस 2x इक्वल टू 3l माइनस 3x, तो ये बन जाएगा 5x। तो 5x इज इक्वल टू 2l, तो x की वैल्यू 2l बाय 5, तो ये बन जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे। क्लियर, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन सब मेरे को इजीली समझ आ गए और मैं इजीली कर पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक जेई में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो पूछा गया कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में एक सर्कुलर शेप है, राइट, ये सर्कुलर शेप है, ठीक है। यहाँ पे एक और सर्कुलर बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक और सर्कुलर बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लूइड फिल कर दिया जो कि सेम लेवल पे था यहाँ तक का, राइट। यहाँ तक तो सिंपली समझ आ गया होगा। इस फॉर्म में मैंने एक और सर्कल ले लिया, राइट। तो अब क्या हुआ, फ्लूइड मैंने फिल किया, यहाँ पे एक स्टॉपर लगाया हुआ है, स्टॉपर को मैं रेड कलर के साथ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे चलो स्टॉपर लगा दिया, बेसिकली बिल्कुल बीचों बीच लगाया। अब मैं ऐसे मान लेता हूँ ये इसका सेंटर पॉइंट था यहाँ से, और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं सेंटर से रेडियस जो है वो आर है, राइट। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है फॉर एग्जांपल इसकी डेंसिटी जो है वो रो 1 है और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ रो 1 जो है वो ग्रेटर है किससे, रो 2 से, रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2। तो यहाँ पे फ्लूइड फिल किया हुआ है ऐसे, राइट, ये फ्लूइड फिल किया हुआ है ऐसे, रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, बिल्कुल सही है सर। तो जैसे मैं इसको स्टॉपर को रिमूव करूंगा यहाँ से तो होगा क्या, बेसिकली जैसे मैं स्टॉपर को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि रिमूव करूंगा तो ये वाला जो फ्लूइड होगा ये बेसिकली क्या करेगा, ये नीचे की तरफ चले जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और दूसरे वाला फ्लूइड क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, लाइक दिस, राइट। इस फॉर्म में शिफ्टिंग होगी। तो बेसिकली हमने निकालना है कि ये कितना थीटा एंगल के साथ शिफ्टिंग कर रहा है, ये दोनों की रेशियो निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। जैसे मर्जी क्वेश्चन हो, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसमें क्या क्या हाँ कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल नीचे शिफ्ट किया, अगर यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यहाँ से ये थीटा एंगल शिफ्ट किया है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये यहाँ से अगर ये थीटा एंगल शिफ्ट किया तो इसका मतलब ये वाला स्टॉपर जहाँ से रिमूव करेंगे तो ये स्टॉपर के इस पॉइंट से भी तो थीटा एंगल ही रिमूव किया होगा यहाँ पे। ये वाला जो फ्लूइड होगा जो कि मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि ब्लू कलर का फ्लूइड होगा, पहले ये इस पॉइंट तक था, अब ये नीचे शिफ्ट किया, ये इतना रिमूव हो गया ब्लू कलर का जो फ्लूइड है, ये इतना पोर्शन जो है फ्लूइड का ब्लू कलर का रिमूव हो गया यहाँ से, राइट। और ये क्या किया, शिफ्ट कर गया, कहाँ तक शिफ्ट कर गया, ये इस बार शिफ्ट कर गया यहाँ तक, राइट, यहाँ तक शिफ्ट कर गया इस बार, राइट। और ये दूसरे वाला मैं दिखा देता हूँ थोड़ा ग्रीन कलर में, तो ये जो ग्रीन कलर था वो पहले यहाँ तक ही था, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रीन कलर है अब ये थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर गया, क्लियर हो गया। तो ये भी थीटा एंगल है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। परपेंडिकुलरली अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलरली शिफ्ट किया है, तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया, तो ये भी थीटा शिफ्ट किया,
राइट। अब अगर मैं बात करूं, ये अगर इसका फॉर एग्जांपल इसका रेडियस में इसका आर मान लो, इसका इतने पॉइंट का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, दैट इज आर का साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इज आर का कॉस थीटा, राइट। तो इतना आर का साइन थीटा बन गया यहाँ तक का। तो दिस इज आर साइन, आर का साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इस डायग्राम को। ये वाला जो इतना पॉइंट बना वो कितना बन गया, दैट इज आर साइन थीटा। अगर ये टोटल आर था इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इतना आर साइन थीटा है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो नीचे बचा हुआ पोर्शन आर में से माइनस कर दो तो आर माइनस आर साइन थीटा बचेगा, और सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर वन माइनस साइन थीटा होगा, राइट। यही होगा सेंटर से। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से, ये वाला पोर्शन अगर आर है, दिस पोर्शन इज आर, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज आर का साइन थीटा होगा, दिस इज आर का साइन थीटा, समझ रहे हो। क्योंकि ये आर है तो ये आर का यहाँ तक इस पॉइंट तक ये आर का कॉस थीटा बनेगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, दैट इज आर का साइन थीटा बन जाएगा, राइट। ये आर का साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ से इस पॉइंट तक, ये तो अभी हमने निकाला है, इतने पॉइंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू आर का साइन थीटा निकाला है, राइट। आर का साइन थीटा निकाला था ये वाला, क्लियर। तो आर का साइन थीटा, एक सेकेंड, ये था कॉस थीटा और ये था इसका साइन थीटा, राइट। हाँ साइन थीटा। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ओके, तो बेटा इस पॉइंट तक की बात नहीं करनी, इस बार हमने बात करनी है इस पॉइंट तक की, सॉरी इस पॉइंट तक की मैं बात करूं तो ये तो थोड़ा और नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये नीचे आया ना, तो इसका पॉइंट जो है इस पॉइंट तक शिफ्ट किया। तो इस इतने डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये वाली डिस्टेंस की, तो ये कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले देखो, अब मैं एक सिंपल सी बात करूंगा कि इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे मैं बैठ जाता हूँ, और क्या इस पॉइंट पे मिलने वाला प्रेशर मेरे को ऊपर से जो यहाँ से शिफ्टिंग हो या ऊपर से ये ऊपर जाए, तो क्या इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा, ए पॉइंट इसको मान लो और इसको मैं मान लूँ बी पॉइंट, तो इस पॉइंट से ए पॉइंट से आने वाला और बी पॉइंट से आने वाले फ्लूइड का प्रेशर इस पॉइंट पे वो सेम होगा, प्रेशर एट इज इक्वल टू प्रेशर है बी। तो प्रेशर दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, सिर्फ इतने इतने पॉइंट तक फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड तो इतने इतने पॉइंट तक है, तो इसकी हाइट कितनी है इस पॉइंट तक की, दैट इज इक्वल टू आर वन माइनस साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू आर रो जी एच, यही तो बड़ा प्रेशर। तो रो यहाँ पे कितना है, रो वन, जी यहाँ पे जी, और एच एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वन माइनस आर, आर वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू। अब बात करें प्रेशर बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये वाला जो कंपोनेंट आया यहाँ तक का, दैट इज आर साइन थीटा आया, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये वाला जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये थीटा था, ये कितना था थीटा, तो ये अगर थीटा है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा आ जाएगा, राइट, 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको आर मान लूं, क्या मान लूं, आर, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर, ये वाला अगर आर मानो तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और ये वाला हो जाएगा आर साइन 90 माइनस थीटा, आर साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, आर साइन 90 माइनस थीटा का मतलब आर कॉस थीटा ही बनेगा, तो ये आर कॉस थीटा बन जाएगा इस पॉइंट तक की हाइट बेटा, इस पॉइंट तक की हाइट, ना कि इस पॉइंट तक की हाइट की बात करें। तो दिस इज आर कॉस थीटा, पर हमने तो इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, समझ रहे हो? क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हमने निकालना है, तो इतने पॉइंट की सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाली, वो कितनी है, दैट इज आर साइन थीटा, और ये वाला एंगल जो है वो आया 90 माइनस थीटा। तो अब मैंने इस पॉइंट तक की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी निकाली है, दैट इज इक्वल टू आर साइन 90 माइनस थीटा मतलब आर कॉस थीटा, क्लियर। तो आर साइन थीटा प्लस आर
cos थीटा। ये कौन से फ्लूइड का है? वो सेम फ्लूइड का है, ग्रीन कलर वाला फ्लूइड जो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, दैट इज रो टू इंटू जी, राइट। पर स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ब्लू कलर का फ्लूइड भी तो है यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसकी हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी हमें, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट कितनी होगी? दिस इज इक्वल टू, ये वाला भी निकाला है, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ तक कितना है, ये वाला पॉइंट था cos थीटा, ये वाला कितना है cos थीटा, टोटल है r, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है r, और इतना अगर r cos थीटा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, सो वी कैन से प्लस r 1 माइनस cos थीटा इंटू g, राइट, इंटू रो 1, राइट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रो 1 जी r sin थीटा, और यहाँ पे रो 1 जी r, यहाँ पे 1, और ये वाला रो 1 जी r 1, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी रो 1 जी r, ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दूं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, cos थीटा माइनस sin थीटा, क्योंकि ये माइनस है इस साइड, उस साइड आगे प्लस, इक्वल टू ये वाला रो 2, ठीक है, जी आर, अंदर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। तो रेशियो निकालनी तो रेशियो भी निकाल सकते हो, आर आर कट जाएगा, तो अगर थीटा की फॉर्म में निकालना है तो थीटा की फॉर्म में भी इसको निकाल सकते हो। तो इनकी रेशियो जो है रो 1 डिवाइड बाय रो 2 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, इस फॉर्म में बन रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये टफ कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको 3-4 बार पॉज करके दोबारा देखना, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम में आ जाता है, इसको मैं कंसीडर करूंगा टिपिकल प्रॉब्लम में, राइट। सो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।